बेटा मोल कॉन्सेप्ट 2 में एक्चुअल में हम लोग किसका स्टडी करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन का। पूरा चैप्टर में रेडॉक्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन रेडॉक्स किस लेवल का पढ़ेंगे वो देख लेते हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में वहीं से कर रहा हूँ रेडॉक्स थ्री। आप लोग मुझे बताना आप लोगों को क्या क्या इसमें से आता है। ठीक है आप लोग मुझे बता सकते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये बताओ सभी लोग, बताओ मुझे सर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। बताओ सोच के एक बार। जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। सबको पता ना ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है बेटा? रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है ना। यस those सर reactions in which reduction as well as oxidation takes place simultaneously, जो लिखा हुआ है दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर ठीक है ना। बट रिडक्शन क्या होता है? अब ये थोड़ा सा ये समझो कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसको अगर हम लोग समझें तो एक टर्म इसमें हम लोगों के सामने आया रिडक्शन का, और दूसरा टर्म लोगों के सामने क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन का, है ना। तो एक टर्म ऑक्सीडेशन वाला और दूसरा टर्म किसका रहेगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? कोई बता सकता है? सर हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम से करेक्ट है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन गेन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन तो आप लोगों को नहीं पता ना? नहीं सर। अगर पता भी हो तो भूल जाना, ठीक है ना। ये डेफिनेशन ही करेक्ट है। बाकी अगर आप लोग सोच रहे हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होता। 10th क्लास तक ठीक ठाक था, उसके आगे हम लोग इसको करेक्ट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते आप लोगों को पता है ना सबको। यस चलो एक छोटा सा रिएक्शन हम लोग कराते हैं। Na का रिएक्शन अगर मैं H2 के साथ में करा दूं तो क्या बनता है? NaH बनता है। यस सर 10th वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए? सोडियम का क्या होना चाहिए था? रिडक्शन होना चाहिए था। यस सर। लेकिन हो क्या रहा है बेटा यहाँ पे? हो क्या रहा है? डोनेट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, और हाइड्रोजन का प्लस क्या है? -1। मतलब Na ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। यस और नो? यस सर। और हाइड्रोजन ने क्या किया बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये होपफुली सबको पता है। सिमिलरली आप लोग एक और रिएक्शन अगर मैं लिखूं आप लोगों के सामने कि O2 प्लस F2 गिविंग O2F2 या O2F, जो भी आप लोग लिखो, O2F2 या OF2, दो कंपाउंड बनते हैं ऑक्सीजन फ्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं। एक तो O2F2 बनता है, एक OF2 बनता है, दोनों बनते हैं ना। यस यस सर यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। यस। यहाँ कितना होता है बेटा? O2F2 में +1 और OF2 में कितना होता है? +2। +2 और फ्लोरीन का कैसा होता है दोनों ही केस में? -1। -1 फ्लोरीन का क्या होता है एक्चुअल में? रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीजन का क्या होता है एक्चुअल में? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना। यस सर। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन भी हो सकता है। यस और नो? यस यस। सर भाई फ्लोरीन से ऑक्सीजन ऐड हुआ और क्या हो गया? फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन ऐसे सिमिलरली सोडियम से क्या हो? हाइड्रोजन ऐड हुआ और सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन। तो आप लोग सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखेंगे, दैट इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिडक्शन। ठीक है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे आप लोग। यस सर यस। सभी को आता है समझ में ये कहानी? यस सर बट इसके साथ में एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कोई बताएगा क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर? क्या होता है? डेफिनेशन तो नहीं पता। बट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का इट इज द एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम पे, किसी पर्टिकुलर एटम पे एवरेज चार्ज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है। ठीक है समझ सर। आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इस चैप्टर में मोल 2 में आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एडवांस ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपने देखा हो सही से तो पूछे ना 2 क्वेश्चन। नहीं देखा एक तुम लोगों ने, देखा ही नहीं है। देखा नहीं है सर ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम विद इन द मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सीख लेते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग। थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का सिर्फ यही है कि रूल्स फॉर द कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक एटम का, यानी एक एटम का अगर वो एलिमेंट्री फॉर्म में तो कैसा होता है? 0 बट 0 होता है, सबको पता है ना। यस। यस अगर सर मैं लोगों से पूछूं कि मेरे पास में मेरे पास में सोडियम मैंने लिखा हो तो सिंपल, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा Na का? आप लोग बता सकते हो? क्या +1 होगा ना। जीरो ही होगा अच्छा पूछो O2 में ऑक्सीजन का हाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो? O2 में, सर। जीरो। 0 O2 में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मैं आपसे बोलूं बेटा Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा क्लोरीन का? 0 जीरो। P4 में फास्फोरस का कितना होगा बेटा? जीरो। 0 F6 में सल्फर का कितना होगा?
जीरो। ये सब एलिमेंट्री फॉर्म है, और एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसा होता है, हमेशा जीरो होता है ना? Yes. सबको पता है ये कहानी? यस सर। बेटा पता है कि नहीं पता? Yes. यस सर। आप लोग ये साथ में कॉपी करते रहना। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग बातें करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जैसे Na+ का अगर ऑक्सीडेशन अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे +1 होता है। O-2 का कितना होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? -2 होता है ना? होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अभी को क्लियर है ना? आपसे पूछूं Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग सब बोलेंगे ना +1 होता है। Yes, sir. यस तो सर। -2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? Minus. -2 होता है। सबको क्लियर है ना ये कहानी? यस अगर सर। लोगों के पास में कोई भी आयन है तो उस आयन पे जितना चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों के पास में कि अगर हम लोगों के पास में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बताएंगे? हाइड्रोजन का क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, सोच के बताओ बेटा। देखो समझना ठीक से, हाइड्रोजन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होते हैं। 1 2 3। 0 ऑक्सीडेशन 1 2 नंबर 3। शो करता है जब वो एलिमेंट्री फॉर्म में होगा H2 के केस में। यस यस सर। एक हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, +1 करता है कि नहीं करता? और एक Yes, sir. -1 भी शो करता है। -1। +1 कब शो करता है? जब वो नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करता है ना? यस सर। और जब ये मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो बेटा क्या करता है ये? -1 NaH। ये मेटल के साथ में करता है -1। 10th में ही पढ़ के आते थे कि हाँ जो हाइड्रोजन है उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्यों रखा गया है ना, क्योंकि नॉन मेटल के साथ में यही बॉस होता है। लेकिन मेटल आ जाएगा तो फिर क्या करेगा ये उनकी सुनने लगता है, उनका इलेक्ट्रॉन खुद से गेन कर लेता है आसानी से, है ना? यस सर। समझ में आता है ना? जैसे आपको मैं बोलूं कि NH3 मेरे पास में, तो NH3 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सब लोग बता सकते हैं +1 होगा क्योंकि नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। अगर सिमिलरली मैंने लिखा होता बेटा NaH में कितना होगा तो आप लोग बता सकते हो NaH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? -1। NaH में -1 होगा। मैं आपको एक और कंपाउंड पूछने लगूं, मेरे पास में NaAlH4, इसमें क्या होगा बेटा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? बेटा मैंने लिखा होता है NaAlH4, NaAlH4 में क्या होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बता सकते हो आप लोग? बेटा ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? दोनों ही मेटल्स है, मेटल्स के साथ में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। ठीक है ना? Yes, sir. इसके हेल्प से हम लोग बाकी दूसरे एटम्स का, मैं आपको कौन से वाले एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ जिनका फिक्स होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस Yes, जिनका sir. फिक्स नहीं होता बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, वो इनकी हेल्प से हम लोग उनका कैलकुलेट करेंगे। जिनका फिक्स नहीं होता उनका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये सब पढ़ रहे हैं उसकी हेल्प से। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास में क्या है? नेक्स्ट इज रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? अगर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या क्या हो सकता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये बताओ आप लोग मुझे। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? क्या क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बताएंगे बेटा? सबसे पहला इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। हो सकता है सर। एक तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। Zero. 0 कब होगा? One. एलिमेंट्री फॉर्म में, O2 और O3 के फॉर्म में, है ना? यस O2 सर। भी एक एलिमेंट है, O3 भी एक एलिमेंट है। दोनों के केस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, एवरेज चार्ज निकालोगे, वो 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और सर। क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन शो करता है? इसके अलावा बेटा ये आप लोगों ने सबने सुना है कि ये -2 शो करता है, और -2 शो करता है इन केस ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड। बेटा ये -1 भी शो करता है इन केस ऑफ पैरोक्साइड। पेरोक्साइड। यस सर। पैरोक्साइड कैसे पहचानेंगे? पैरोक्साइड बोल रहा है, पैरोक्साइड बेटा कैसे पहचानेंगे? पैरोक्साइड में O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज होता है यस सर। ना? पैरोक्साइड का एग्जांपल कुछ पता है आप लोगों को? H2O2। कोई भी एक एग्जांपल जो आपको पता हो। वेरी गुड। एक H2O2। सबसे अच्छा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा H2O2 होता है हम लोगों के पास में, Na2O2 होता है। Na2O2। और कौन है बेटा? बेरिलियम का ऑक्सीजन होता है बेटा BeO2। BeO2 होता है कि नहीं होता पेरोक्साइड? BeO2 देखा कैसा होता है? BeO2 ऐसा कुछ होता है, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर विद O सिंगल बॉन्ड O। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 जाके इसका +2 हो पाएगा। इट इज क्लियर? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ मुझे। हो रहा है सर। तो इन केस ऑफ पेरोक्साइड इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा? -1 होता है, और एक और होता है इसका तो बेटा -1/2, वो होता है इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा? सुपर ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव आयन।
O2 नेगेटिव आयन, ठीक है ना। Na2O। जैसे अगर हम लोगों के पास में सोडियम हो बेटा, सोडियम है ना Na, और उसका रिएक्शन करवाओ आप लोग O2 माइनस, तो Na प्लस होता है तो क्या बनेगा कंपाउंड, NaO2 बनेगा ना। यस सर। जनरली एल्कली मेटल हम लोगों के पास में होगा M, और उनके MO2 जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से वाले होते हैं बेटा, उनमें ऑक्सीजन कौन सा वाला आयन होता है, सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पे जो M होगा वो M कौन होता है, MH एल्कली मेटल। इज इट क्लियर? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। तो ये -1 शो करता है, माइनस का 1/2 शो करता है, माइनस का 2 शो करता है, तो 0 भी शो करता है। इसके साथ में कुछ और भी शो करता है क्या? ये नहीं शो करता है। आर्यन, आर्यन है क्लास में? यस सर। आज कितना बेटा आर्यन? इसके अलावा कुछ और भी शो करता है क्या? ऑक्सीजन कोई ऑक्सीडेशन नंबर? ये सफिशिएंट है। और कोई बताएगा बेटा? और किसी को कुछ पता है इसके अलावा? आशुतोष पता है कि नहीं कुछ? इसके अलावा नहीं, सर। कुछ और शो करता है क्या? नहीं पता कुछ? ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने जो लिखा हुआ है सामने? यस सर। बट इसके अलावा 2 ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन शो कर लेता है। ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो +2 भी शो करता है और +1 भी शो करता है। हम लोग ऑक्सीजन की बातें कर रहे हैं अभी। ऑक्सीजन +2 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, ठीक है, ये भी याद रखना। लेकिन जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा वो किसके साथ में करता है? ओनली विद अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा? फ्लोरीन। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं फ्लोरीन। तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है ना। यस सर। तो पॉजिटिव कौन सा शो करता है? ये +2 शो करता है और +1 करता है। वो +2 और +1 शो करने वाले कौन से कंपाउंड है बेटा? एक तुम लोगों के पास होता है OF2 OF2 होता है, एक होता है O2F2 जिसमें क्या O2F2 होता है +1। अभी लिखा था तुम लोगों के सामने, तुम लोग भूल गए। 2 कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जहां पे ऑक्सीजन क्या करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक समझने में बेटा? नो सर। कॉपी करो इसको एक बार। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूल फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। बेटा हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है? आप में से मुझे कोई आइडिया देगा? आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ना इसको, सब लोग पढ़ के आए हैं। बेटा हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहला तो 0 होगा। 0 कब होगा? इनके एलिमेंट्री फॉर्म में, है ना। यस सर। कभी एलिमेंट्री फॉर्म की बातें करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है? हमेशा 0 रहता है। 0 के अलावा ये क्या क्या शो करते हैं बेटा? कॉमन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। -1 सब शो करते हैं। F-, Cl-, Br-, सब आपने देखा है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, यस है ना। सर। यस सर। माइनस में सिर्फ ये एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, दैट इज -1, ठीक है। इसके अलावा ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या शो कर सकते हैं? +1, +1 +3, +5 और +7, ठीक है बेटा। यस सर। बेटा फ्लोरीन जो होता है वो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। फ्लोरीन कौन नहीं शो करता बेटा? फ्लोरीन, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई होता नहीं है फ्लोरीन से ज्यादा, है ना। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा होता है, ऐसा एक कंपाउंड होता है जिसमें फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है बेटा? -1, और कैसा होता है? +1, HOF। HOF इज द ओनली कंपाउंड जहां पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है बेटा? +1। +1। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड में फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो क्यों नहीं करता? क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं शो करता? मतलब एक ही करता है, सिर्फ -1। जब कोई रिएक्शन करेगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? -1। उसके 2 रीजन है, एक तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दूसरा इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, है ना। क्लियर है ना? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। एन का वैल्यू कितना है इनके लिए? 2 है। 2। यस सर। तो एन का वैल्यू 2 होगा तो एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 और 1। तो इसके पास में s ऑर्बिटल्स होते हैं, p होते हैं, d इनके पास में नहीं होता है। सेकंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट के पास में d ऑर्बिटल नहीं होता। इस वजह से उनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस 5 बना लेता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 2 ही बनाता है, सल्फर जो होता है वो 6 बना लेता है, क्लोरीन होता है वो क्या बनाता है? 1 बनाता है, और क्लोरीन जो होता है वो 7 तक बना लेगा, है ना। उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उनका रीजन क्या है, क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि इनके पास किसी के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन्होंने
शो किया है बेटा, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वेरिएबल है। लेकिन आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, ये कब कब शो करते हैं। एक तो शो करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड के केस में, आप लोग समझते हैं ना इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। सर यस, हैलोजन हैलोजन वहीं पे रिएक्ट तो होता है। हैलोजन हैलोजन के कंपाउंड्स होते हैं, तो एक तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के केस में शो करते हैं, और एक बेटा किसके केस में, इनके जब ऑक्सो एसिड्स बनते हैं तो उनके केस में शो करते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. दो जगह पे ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो जो भी पॉजिटिव नंबर ये शो करेगा उसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट कैसे करना है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। यस सर। आया सर। ठीक है, हैलोजेंस का सभी को क्लियर है, क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं ये। यस सर। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा आप लोग थोड़ा याद रखें कि हम लोगों के पास में कुछ एलिमेंट जिनका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एल्कली मेटल्स का होते हैं, है ना। पता है ना एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। +1। Yes, sir. +1. एल्कली मेटल्स का जनरल +1 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना होता है बेटा। +2. +2। हाँ, एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है अगर वो कहीं पे तुम्हें दिया होगा तो +2 रहेगा, है ना। उसके अलावा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी होते हैं, इनका भी आपको पता होगा ये क्या शो करते हैं बेटा, +2 है ना। Yes, sir. हम लोग इनकी हेल्प से बाकी दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, ये दिस क्लियर, Yes, sir. Yes. इधर एनी डाउट। No, sir. कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग बातें करेंगे रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल। कोई भी हम लोगों के पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कोई एटम है, तो बेटा उस एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो उसके लिए एक ही पॉइंट सफिशिएंट है उस बात को समझने के लिए बेटा। वो बात यह है कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ मॉलिक्यूल इज सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, है ना। ऐसे होता है, अगर मेरे पास में कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा, तो उस मॉलिक्यूल का जो टोटल चार्ज होता है वो किस वजह से होता है, वो एटम्स की वजह से होता है ना। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है ये बताओ। Atom से। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है, तो जो मॉलिक्यूल का चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, Atoms की। ऑब्वियसली एटम्स की वजह से होगा। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हम लोग Atoms हमेशा क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑफ एटम को किसके इक्वल रखेंगे, टोटल चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल रखेंगे, है ना। Yes, sir. जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन में पूछूं कि आपको NH3 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है नाइट्रोजन का, तो क्या करेंगे आप, इसके जगह x मान लेंगे, X +3 इंटू हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा यहाँ पे +1, क्योंकि नॉन मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं। ये मिला के कितना होगा 0, क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से -3। -3। ये काम आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है ना, किया है कि नहीं किया, यस सर। है ना। बहुत अच्छे सब लोगों ने किया, तो मुझे इसको शायद डिस्कस करने का कोई जरूरत है नहीं। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये कोई मॉलिक्यूल है बेटा। मैं इसमें पूछूं Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, निकाल दोगे। आपसे पूछूं नाइट्रोजन का क्या होगा, निकाल दोगे कि नहीं। निकाल देंगे सर। निकालो बेटा, कितना कितना आ रहा है। इतना ही काफी है आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए, मैंने आगे बढ़ूंगा फिर सीधा सीधा। सर इसका क्रोमियम का +5 आएगा। क्रोमियम का +5 आ रहा है, और नाइट्रोजन का, सर नाइट्रोजन का निकाल लो। बेटा ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में ये यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है, तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। आपको मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको NH4+ आयन, और दूसरा मिलेगा यहाँ से कौन सा वाला आयन, Cr2O7 नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस Yes, सर। sir. सर इसका -3 दो आएगा। आयन्स आपको मिल गए, एक तो NH4+ और एक आएगा Cr2O7 दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करोगे। इसका निकालोगे x +4 इंटू हाइड्रोजन का होता है +1, दैट विल बी इक्वल टू +1, तो x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा यहाँ से -3। तो नाइट्रोजन का तो आ गया -3। इसका निकालो y मान लेते हैं, तो 2 इंटू वाई +7 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -2, तो y कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 12/2, दैट इज +6, है ना। यस सर। Yes, sir. थोड़ा क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया वो कितना निकल के आया, +6 निकाल लोगे ना ऐसे आप लोग। Yes, sir. और इसका जो आ रहा है वो कितना निकल कर रहा है नाइट्रोजन का हम लोगों के पास में, दैट इज -3। ठीक है, तो ये आपको सबको आता है, इसलिए मैं इसमें टाइम ज्यादा देना नहीं चाहूंगा, सीधा आगे मैं बढ़ता हूँ बेटा, है ना। आपको ये चीजें आती है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आके मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन ये कि क्या बेटा ऑक्सीडेशन नंबर और जो हम लोग वैलेंसी पढ़ते हैं क्या वो सेम होता है, इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर सेम। नो सर। बात ये है बेटा, क्या वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। नो सर।
आप लोग सोच कर, विमल आंसर दे रहा है नो। आशुतोष क्या होता है बेटा, सेम होता है कि नहीं होता? आशुतोष आप बता सकते हो वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ? आर्यन नहीं सर, सेम नहीं होता। नहीं होता। क्या डिफरेंस होता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा? सेम नहीं होता तो मैं बताऊं? बेटा सबसे पहली बात तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल भी सेम नहीं होता है ना। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्यों नहीं होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। हाँ बताओ, कौन बता रहा है? सर वैलेंसी जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो सकता है। वेरी गुड। बेटा डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज चार्ज, वेयर एज वैलेंसी इज द एक्चुअल चार्ज, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? एवरेज चार्ज होता है, और वैलेंसी जो होता है बेटा वो क्या होता है? वो एक्चुअल चार्ज होता है। इस बात का कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, एवरेज चार्ज बेटा फ्रैक्शन हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल चार्ज की बात करें, क्या वो फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं। बेटा चार्ज आप लोगों ने पढ़ा होगा, चार्ज तो क्वांटाइज्ड रहता है। यस सर। अरे यस और नो? यस सर। तो एक्चुअल चार्ज होगा वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों से बोलूं कि मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है Fe3O4, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तब बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस का 8/3। ये कौन है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर है या वैलेंसी? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये वैलेंसी है? नो सर। वैलेंसी कैसे निकालेंगे बेटा? वैलेंसी निकालेंगे अगर आपको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उस मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो है क्या, वो क्या है क्या नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस बट सर। एक्चुअल में जो Fe3O4 होता है, इट इज अ मिक्सचर एंड Fe2O3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बट Fe3O4 क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। क्या होता है Fe3O4? इट्स अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। Fe3O4 होता है वो FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है। अगर आप लोग इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो आपको देखेगा ये वाला जो Fe है उसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये वाला Fe उसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस बट सर। इसमें एक Fe का एटम ऐसा होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। और दो Fe के एटम ऐसे होते हैं बेटा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3। देखा कभी एक बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है? समझ में आ रहा है? मल्टीपल करेक्ट में, और एक में ऑप्शन प्लस का 8/3 भी देता है, -+2 +3 सब दे दिया था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों को एक मॉलिक्यूल दूं, मैं आपको बोलूंगा N3- मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, इसमें निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोग निकालोगे 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1, और एक्स कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 1/3। क्या ये वैलेंसी हो सकता है? नो सर। नॉट पॉसिबल। वैलेंसी निकालोगे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तब जाके देखोगे हर एटम पे कितना चार्ज है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे? फॉर्मल चार्ज ही बोलते थे दूसरे तरीके से, है ना। एक्चुअल चार्ज मिलेगा ना, फॉर्मल चार्ज जो होगा। यस सर। तो समझ में आ गया आपको कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं कि हमेशा फ्रैक्शन होता है। हमेशा तो फ्रैक्शन नहीं होता ना। यस सर। अभी NF3 का भी निकाले थे। मैक्सिमम केस में, इन केस ऑफ 99.9% केस, वैलेंसी कम्स इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, बट नॉट ऑलवेज। समझ में आया कि नहीं आया आपको? सर ऐसा कह सकते हैं जब फ्रैक्शन आएगा तभी इक्वल नहीं होगा वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के। हाँ बेटा, हम बोल सकते हैं ऐसा कि जनरली ऐसा ही होता है कि जब फ्रैक्शन नहीं होता तभी हम लोगों को नहीं मिल पाता वो दोनों चीजें इक्वल। ठीक है, यस सर। ये कॉपी हुआ ना सभी का? यस आर्यन कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आशुतोष तुम्हारा हो गया बेटा? आशुतोष कॉपी हुआ कि नहीं? हो गया सर। बेटे इसके आगे जो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में वहां से हम लोग चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। दैट इज नॉर्मेलिटी। अब में से कोई बताएगा नॉर्मेलिटी क्या होता है? एनी वन ऑफ यू कोई बता सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी?
किसी को नहीं पता? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बेटा इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अब पहले बताओ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आप लोगों के पास में आ गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ऐसे होगा ना? यस सर। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हम लोगों के पास में क्या होता है बेटा? ये हम लोगों के पास में होता है नॉर्मेलिटी, ठीक है। यस हम लोगों से पूछो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? एनी वन ऑफ यू? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्वल। बेटा इट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। यस सर। किसके इक्वल होता है बेटा? गिवन वेट Given weight। अपॉन इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। मतलब अभी तक तो तुम लोगों को ये नहीं पता था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अब ये नहीं पता कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। बात तो तुम्हारे लिए एक जैसी हो गई। तो बताएगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? बेटा कोई बता सकता है इक्विवेलेंट वेट के बारे में? कुछ आइडिया है आपको? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? The weight of any substance which combines with 1 mole of hydrogen, 1 gram। वेरी गुड। बेटा इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट वेट इज अ वेट ऑफ सब्सटेंस दैट combines with 1 gram of hydrogen atom or replaces the same of hydrogen atom in a chemical reaction। इस बात को आप लोग सही तरीके से समझना बेटा। इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए चाहिए या 1 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को उसका कितना अमाउंट चाहिए। बेसिकली इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से हम लोग, कोई भी सब्सटेंस है वो 1 ग्राम अगर वो रिएक्शन करे हाइड्रोजन के साथ में, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए उसका कितना वेट रिक्वायर्ड होता है, या फिर वो 1 ग्राम हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस करेगा तो उसका कितना वेट वहां पे यूज किया गया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं सिंपल रिएक्शन लिखता हूँ, मान लो हम लोगों के पास एक रिएक्शन हो रहा है H2 प्लस Cl2 गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ HCl, ऐसा लिखते हैं आप लोग रिएक्शन? यस सर। मैं आपसे बोल सकता हूँ बेटा 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितने ग्राम से रिएक्शन करता है क्लोरीन से? 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करता है। लेकिन बेटा कितने ग्राम से रिएक्शन कराना है आपको? 1 ग्राम। 1 ग्राम से। तो आपसे पूछो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना क्लोरीन रिएक्शन करेगा बेटा? 35। बोलेंगे दैट इज 71/2। यस और नो? यस सर। दैट इज 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। यस और नो? यस सर। बेटा सभी लोगों को समझ में आ रहा है विमल के अलावा? जो 35.5 ग्राम है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन बोलेंगे। समझ आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 ग्राम Yes. हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए कितना वेट हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। मान लो हम लोगों ने एक और रिएक्शन कराया, हम लोगों ने रिएक्शन कराया 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 गिविंग 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। यस सर। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम रिएक्शन से, 32। कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है? 32 ग्राम से। बेटा 1 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिएगा आपको? 8 ग्राम। 32/4 दैट इज 8 ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा? 8 ग्राम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? लेकिन अगर मैंने रिएक्शन ऐसा कराया होता, मान लो H2 प्लस O2 दैट इज रिएक्टिंग टू गिव H2O2, ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन कितना हम लोगों के पास में? 2 ग्राम। 2 ग्राम। 2 ग्राम। कितना रिएक्शन कर रहा है बेटा? 2 ग्राम। कितने ग्राम से रिएक्शन कर रहा है बेटा? 32 ग्राम से। 32 ग्राम से। 1 ग्राम रिएक्शन कितने से करेगा यहाँ पे? 32/2 से, दैट इज 16 ग्राम। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इस रिएक्शन में वो कितना है बेटा? 16 ग्राम है। और ये वाले रिएक्शन में कितना है? 8 ग्राम। तो ये रिएक्शन में वेरी कर सकते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन आप लोग ज्यादा, अब जो मैं जाके बताऊंगा डिटेल में जाके बाद में, तब आपको समझ में आएगा कि ऑक्साइड के केस में 8 होगा, पैरोक्साइड के केस में 16 आ रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? Yes, ये sir. क्यों आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बेस पे बाद में कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे आप लोगों के पास में मान लो हम लोगों के पास में जिंक था, जिंक, या मेरे पास में Fe था। आपने Fe का रिएक्शन बेटा किससे करा दिया? H2SO4 से कराया। Fe का अगर H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा, साथ में कौन निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। अब तक जो बाकी रिएक्शंस पड़े थे उन सभी रिएक्शंस में क्या हो रहा था बेटा? हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आप लोग बोलेंगे 56 ग्राम ऑफ Fe विल प्रोड्यूस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिएगा बेटा? दैट इज 56/2। यस और नो? 28 ग्राम।
बेटा कितना चाहिएगा 28 ग्राम, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe कितना होगा यहाँ पे 28 ग्राम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और प्रोड्यूसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ले या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर दे। उसको ये काम करने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए जितना वेट हम लोगों को किसी भी सब्सटेंस का रिक्वायर्ड होता है, दैट वेट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया, मुझे ये बता दो। तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आर्यन आपको समझ में आ गया? यस सर। तुषार, आ गया सर। आशुतोष, बेटा क्लियर है ना सभी को इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ठीक है। अब एक बात सोचो कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी रिएक्शन में हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता हो, कुछ और भी तो कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग हाइड्रोजन की हेल्प से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, हम लोग क्लोरीन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। एक सिंपल सा हम लोग टर्म पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। पर ये क्या होता है, ये बोलता है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एटम कंबाइंस विद वन इक्विवेलेंट ऑफ द अनदर एटम, ठीक है ना। बट इस लॉ का सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्शन करते हैं और इक्वल इक्विवेलेंट का ही फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग? कोई रिपीट करेगा? लॉ क्या बोलते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट टू फॉर्म द इक्वल इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट अगर रिएक्शन करेगा एक एटम का तो दूसरे एटम का भी कितना करेगा? वन इक्विवेलेंट। फॉर्मेशन कितना होगा बेटा? वन इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होता है ना। यानी अगर मेरे पास में कोई भी रिएक्शन है, मान लो मेरे पास में रिएक्शन है ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, ऐसा कोई रिएक्शन है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि अगर एक इक्विवेलेंट बेटा ए का रिएक्शन कर रहा है तो बी का भी कितना इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा? एक। सी का कितना इक्विवेलेंट बनेगा? एक। डी का कितना इक्विवेलेंट बनेगा बेटा? एक ही इक्विवेलेंट बनता है। अगर ए का 10 इक्विवेलेंट रिएक्शन किया तो बी का कितना रिएक्शन करेगा बेटा? 10। सी का कितना रिएक्शन करेगा? 10। और इसका भी कितना इक्विवेलेंट बनेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बहुत ज्यादा बेटा सिंपल लॉ है। क्या बोलते हैं? इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बताओ आप लोग? और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दिया था कि नहीं दिया था आप लोगों को अभी? यस सर दिया था। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस सर। अरे होता है कि नहीं? यस सर। है ना। तो बेटा ऐसा मैं अगर ए का इक्विवेलेंट बोलूंगा तो क्या होगा बेटा? मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ ए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। ये इक्विवेलेंस ऑफ ए हो गया तो बेटा वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट ऑफ इक्वल्स टू मास ऑफ सी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ डी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी, ठीक है। यस सर। ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सिंपल लिख सकते हैं अगर कोई रिएक्शन होगा तो उसमें इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 100% मास ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी के इक्वल होगा। दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी एंड सो ऑन, ठीक है। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। मान लो अगर मेरे पास में कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान लो x मोल्स ऑफ ए या फिर ऐसा कुछ है बेटा AX BY मेरे पास में कोई भी एक मॉलिक्यूल है तो वो क्या करता है? वो x मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस करेगा और y मोल्स ऑफ बी से मिलकर बना होगा, ऐसे ही होगा ना। यस सर। तो बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस रिएक्शन में इक्विवेलेंस ऑफ AX BY will be equal to equivalence of A plus equivalence of B. बेटा that will be equal to equivalence of B ना। यस सर। Yes sir. प्लस होगा कि इक्वल होगा? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, Equal होगा भी sir. होगा। इक्वल ही होगा ना। Yes sir. समझ में आता है कि नहीं आता? Yes यस sir. सर। ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझो। एक मेरे पास कंटेनर है, इसमें आप लोगों ने क्या लिया हुआ है? एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है AX BY का। किसका एक इक्विवेलेंट है? AX BY का। मैं आप लोगों से पूछूं इस जो कंटेनर है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा?
इस कंटेनर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बेटा, बता सकते हैं मुझे? 1 होगा सर। बेटा कितना होगा इक्विवेलेंट वेट, कितना होगा? लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट थोड़ी 1 होगा बेटा, एक इक्विवेलेंट हाँ, है ना। समझ गया सर। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका? आप बोलेंगे इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू इक्विवल, इस कंटेनर का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY के इक्वल होगा। यस सर। यस और नो? यस सर। बेटा एक इक्विवेलेंट AX BY का जो इस कंटेनर का इक्विवेलेंट वेट आएगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक मेरे पास A है और B है। A का बेटा कितना इक्विवेलेंट है? 1। B का कितना इक्विवेलेंट है? 1। आपसे पूछो इस कंटेनर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इक्विवेलेंस ऑफ A प्लस इक्विवेलेंस ऑफ B। आप बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, हाँ ना बोलो? यस सर। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। बेटा एक इक्विवेलेंट ऑफ, अगर आप लोग एक इक्विवेलेंट ऑफ AX BY लेंगे, अगर आप लोग एक इक्विवेलेंट ऑफ AX BY लेंगे, वो X मोल्स ऑफ A प्रोड्यूस करता है, Y मोल्स ऑफ B प्रोड्यूस करता है, तो एक इक्विवेलेंट ऑफ AX BY A का कितना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करेगा बेटा? 1। एक इक्विवेलेंट ऑफ AX BY से एक एक कितने इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे? 1। 1। अरे रिएक्शन में जितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का होता है उतना प्रोडक्ट का होता है कि नहीं होता? यस सर। अगर हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट लेंगे तो B का कितना इक्विवेलेंट चाहिएगा ये बताओ मुझे? 1। 1। अगर हम लोग A का एक इक्विवेलेंट लेंगे तो B का कितना इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होगा? एक ही होगा ना। यस सर। यस सर। C का कितना इक्विवेलेंट बनेगा बेटा? 1। 1। D का कितना इक्विवेलेंट बनेगा? 1। तो क्या इस रिएक्शन को आप लोग ऐसा नहीं बता सकते ऊपर वाले रिएक्शन की तरह? अगर AX BY का एक इक्विवेलेंट है तो A का कितना इक्विवेलेंट बनेगा? 1। B का कितना इक्विवेलेंट बनेगा? 1। बेटा पहले वाले मिक्सचर को आप ऐसे देख रहे थे, दूसरे वाले मिक्सचर को आप ऐसे देख रहे थे, बात तो एक ही है ना। यस सर। मतलब बात एक ही है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY किसके इक्वल होना चाहिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। यस सर। तो दोनों मिक्सचर में, दोनों कंटेनर में कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है तो मैं समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। बेटा दोनों कंटेनर्स में कोई डिफरेंस तो है नहीं। जैसा कंटेनर, जैसे भाई ये आपको दिख रहा है कि एक इक्विवेलेंट, ये दोनों सेम ही है ना। अरे है कि नहीं है? यस सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। यस सर। थोड़ा सिंपल सा एक लाइन आप लोग समझ के रखना कि ये आपने कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया ये बताओ? हो गया कर लिया सर। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया है? तो अब सिंपल सा एक लाइन समझ के रखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY किसके इक्वल होता है हमेशा? यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो मॉलिक्यूल होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ठीक है ना? ये पूरा कॉपी हुआ ना? ये पूरा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं यहाँ से एक सिंपल सा लाइन आप लोगों को दे रहा हूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है? लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? नीचे दिखा है आप लोगों को? यस दिख रहा है सर। सर। अगर मेरे पास में, एक सेकंड बेटा, ये ग्राम इक्विवेलेंट आप लोगों ने लिख लिया था ना बेटा सही से? एक सेकंड ना। यस सर। देखो मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी एक मॉलिक्यूल है AX BY टाइप, तो लोग बोल सकते हो कि जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हम लोगों को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब है क्या? नो। नो और सर। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई भी मतलब नहीं होता है ना? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके आ रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। मान लो मेरे पास में एक Al2O3 टाइप का मॉलिक्यूल है, आपसे पूछे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तब बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3
will be equals to equivalent weight of aluminium plus equivalent weight of oxygen. No relation with stoichiometric coefficients. यस सर, समझ में आ रहे हैं? ठीक है, यस सर, तो आपको अभी समझ में आएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये न्यूमेरिकल्स को कैसे बहुत ज्यादा इजी करने वाला है हम लोगों के लिए, काफी ज्यादा इजी कर देगा। एक और कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोगों ने पहले इक्वेशन को बैलेंस करके हम लोग यूज करते थे, उसके बाद हम लोगों को पीओएसी मिल गया, थोड़ी आसानी हुई क्वेश्चन को करने में। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिला है वो क्या है बेटा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा आसान होता है, इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम लोग सिंपली इक्विवेलेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। वन इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंबाइंस विद वन इक्विवेलेंट फॉर्म्स वन इक्विवेलेंट, फॉर्म्स वन इक्विवेलेंट, ऐसे होगा ना अगर दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है तो। यस सर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ये बताओ, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट reacts with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, what is the equivalent weight of the element if the equivalent weight of the oxygen is 8? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बड़ा सिंपल से समझना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं बेटा, एक एलिमेंट है, मान लेते हैं कौन है, हमें नहीं पता एक्स है, ऐसा लिख दो, एक एलिमेंट की जगह एलिमेंट ही लिख लेता हूँ, ऐसे है ना। वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है बेटा, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यस और नो? यस सर। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मास ऑफ दिस एलिमेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? यस सर, यहाँ से मास आ जाएगा। अरे सभी को समझ में आता है कि नहीं आता? यस सर। आर्यन तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता? यस सर। बेटा मास ऑफ एलिमेंट कितना है हम लोगों के पास, 12 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है इस एलिमेंट का। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया बेटा, 32 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट दिया 8, तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 3 आ जाएगा। तो कितने टाइम्स जा रहा है ये? 3 आ जाएगा। ये 4 टाइम्स आ रहा है, 3 आ हमारा जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एलिमेंट इज 3 ग्राम ना, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया? यस सर, कॉपी करो। हो गया सर कॉपी। सभी का हो गया? यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एसटीपी। आपको क्या निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है। आप समझना कैसे निकालेंगे इस चीज को हम लोग। आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है कि नहीं आता? यस सर। आता है। आप लोग बताओ हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का? 8। आपसे पूछो बेटा हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, बता सकते हैं आप लोग? 8 होता है सर। हाइड्रोजन का 1 होता है ना? यस सर। 1 ग्राम। तो आपसे पूछो बेटा 2 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे? तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम होता है? 22.4। 1 ग्राम का कितना होगा? 11.2। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर हम लोग निकालें तो इसका कितना मिलेगा हम लोगों को? 11.2। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? नहीं सर। नो सर। मैं आपसे पूछो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा? आप बोलेंगे 8 ग्राम। 8 ग्राम। बेटा 32 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे? 22.4। 32 ग्राम मतलब 1 मोल ना? 22.4 लीटर। तो 8 ग्राम का कितना होगा बेटा? यस सर। आप बोलेंगे 22.4 अपॉन 4, दैट इज 5.4 डिवाइड 4 है ना? क्लियर है सर। ये कितना हो जाएगा बेटा? 5.6 लीटर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ऐसे सेम आपसे पूछो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है। तो बेटा अभी तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना ही पड़ेगा। यस सर। कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन? हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के निकाल सकते हैं। N2 plus H2 N2 plus 3H2 gives 2NH3। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम से रिएक्शन करता है बेटा? 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। 1 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिएगा बेटा? 28/6 दैट इज 14/3 ग्राम। यस सर। तो आपको पता है बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 14/3 ग्राम। आपको पता है 28 ग्राम नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4।
यस सर। तो आपसे वो जो 14/3 ग्राम का कितना होगा, आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? 14/3 into 22.4 divided by 28 22.4/28 into 40 इंटू by 14/3, यस और नो? yes sir ये 2 टाइम्स जाएगा 22.4/6, तो नियरली आई थिंक 3.8 लीटर आ जाएगा। clear है sir 3.8 ही आ रहा है ना शायद? ठीक है, करेक्ट, 3.8 ही आएगा एग्जैक्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? बट अगर आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना आ गया है तो एक बात और सुन लो। सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते तुम लोग? यस सर। सुन तो सकते हैं, करेंगे नहीं लेकिन कुछ। बेटा इक्विवेलेंट्स अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट्स, अगर आपको इक्विवेलेंट्स निकालना है तो इक्विवेलेंट्स आप लोग निकाल सकते हैं। दैट इज आल्सो इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। किसके इक्वल होता है बेटा? वॉल्यूम अपॉन, जैसे मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख रहे थे ना, इक्विवेलेंट मास वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसे हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालें, वो किसके इक्वल होते हैं बेटा? दैट इज आल्सो इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। तो निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास में 10 लीटर है ऑक्सीजन, तो इसमें कितने इक्विवेलेंट्स होंगे? आप बोलोगे ना कि 10/5.6 होंगे, मतलब होंगे कि नहीं? इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है ऑक्सीजन का? 5.6 लीटर होता है। 5.6। डिवाइड कर लेंगे, सिंपल है ना? यस सर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया ना, सभी को समझ में आ गया ना? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूँ पहले, वो आप लोग करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। आपसे पूछे एन एलिमेंट और रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and gains weight by 20%. Find the equivalent weight. Find the equivalent weight find the equivalent weight of the element of the metal बोल सकते हो, या एलिमेंट जो भी हम लोगों ने लिखा है, of the element निकाल सकते हो कि नहीं? बेटा कर सकते हो कि नहीं? तुम लोग कोई भी नहीं बोल रहा है कुछ भी। नहीं होगा क्वेश्चन? चलो ऐसा सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों से नहीं होगा तो हम करेंगे ना, मना तो करो तुम लोग। आर्यन होगा कि नहीं होगा तुमसे? एक बार देख रहा हूँ सर। देखो बेटा देखो, हम लोगों के पास में एक एलिमेंट है ना, ऐसा सोच लो एक एलिमेंट है बेटा। एलिमेंट उसने किससे रिएक्शन किया? ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, यस सर तो क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड बना लेगा वो, एलिमेंट को ऑक्साइड बनाएगा ना अपना। यस सर तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो ना, मास ऑफ दिस एलिमेंट एक्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एलिमेंट will be equals to mass of this oxide ऑन इक्विवेलेंट ऑफ upon equivalent weight of the oxide. Yes or no? सर इसका मास रेहाना बोलो। यस यस सर सर। आपसे पूछो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्साइड कितना होगा? एक्स प्लस आप बोलोगे वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सीजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एलिमेंट। यस और नो? यस सर ऐसे होगा ना? यस सर। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि कोई भी कंपाउंड होता है बेटा, कोई मॉलिक्यूल होता है, उसका इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो एटम्स कौन कौन है उस ऑक्साइड में? तो एलिमेंट और एक ऑक्सीजन है, यस दोनों सर ऐड कर लेंगे। आपको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। यस यस सर। सर अच्छा, एलिमेंट वेट अगर 100 ग्राम का रहा होगा तो ये ऑक्साइड कितने ग्राम का हो गया होगा? 120
120 ग्राम का, है ना? यस यस सर। सर। 20% वेट गेन होने का मतलब तो यही होता है। तो लिख सकते हो बेटा 100 अपॉन इक्विवेलेंट वेट E विल बी इक्वल टू 120 अपॉन E प्लस 8। सॉल्व करके E निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आर्यन समझ में आया क्या आपको? यस सर। आशुतोष आपको समझ में आ गया? बाकी 2-3 लोग कहाँ रह गए क्लास में से? 40 आ रहा है सर। फिजिक्स वाले क्लास में थे कि नहीं लोग थे सब लोग? यस सर। कौन कौन थे? सब लोग थे? अनुष्का थी और अभी तो और तुषार। ये हो गया कॉपी? यस सर। सभी को समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, the equivalent weight of a metal is double that of oxygen. How many times is the weight of its oxide greater than the weight of the metal? ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, जो पीछे कराया था उसके जैसा सेम क्वेश्चन है ना ये, कि हम लोगों के पास एक मेटल है, वो मेटल क्या करता है बेटा? वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हो जाता है? वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो सेम फ्रेम आप लोग इसको भी दे दोगे कि मास ऑफ द मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, है ना? ऐसे ही होगा ना? वेट। यस सर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन। ऐसे होगा ना बेटा? ऑक्साइड का वेट किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। यस सर। मान लेते हैं अगर बेटा अच्छा आपको पता है, भूल भी जाओ, आपको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है, या अगर एक्स भी मान सकते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। यस आप सर। लोगों से बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना होगा बेटा, तो लोग बोलेंगे 2x है, 816 है ना? डबल बोल रहे हैं ना? यस सर। यस सर। आप लोग अच्छे 2x लेके भी काम कर सकते हो, थोड़ा जल्दी से आसान सॉल्व होगा अगर x और 2x लेके काम करोगे तो। बेटा यहाँ पे मैं ये वैल्यू उठा के कितना कितना रख दूं? इक्विवेलेंट ऑफ मेटल की जगह पे x रख दूं बेटा, यस सर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना हो जाएगा? ऑक्साइड कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 2x 3x हो जाएगा। यस सर। तो इन सब की जगह उठा के 3x रख दूं, एक्स एक्स कर दिया। तो इनका रेशियो पूछ रहा है बेटा, तो आपसे पूछे मास ऑफ ऑक्साइड अपॉन मास ऑफ मेटल, आप लोग बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू, ये तो 2x है ना? यस सर। मेटल तो 3x अपॉन 2x, तो बेटा 3 अपॉन 2 दैट इज 1.5। दिस योर आंसर 1.5 टाइम्स, है ना? कर लोगे कि ये नहीं कर लोगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन? हो जाएंगे सर। आर्यन यस सर। तुमसे क्यों नहीं हो रहे? आशुतोष तुमसे क्यों नहीं हो रहे बेटा? होने चाहिए कि नहीं? पढ़ा नहीं कि तुम लोगों ने पहले? पढ़ा कि नहीं पढ़ा सही से? पढ़ा है सर। टीचर ने पढ़ाया था बेटा, तुमने थोड़ी पढ़ा था। तुम्हारे पढ़ने का बोल रहा हूँ, तुमने पढ़ा तो क्वेश्चन हो जाते। हो गए? वन मोर क्वेश्चन। Dihydrogen gas will pass over 1.58 gram of red hot copper oxide till all of it is completely reduced to 1.26 gram of copper, and in this process 0.36 gram of H2O is also formed. What will be the equivalent weight of copper and oxygen? कर सकते हैं क्या? आपको पूछा है what will be the equivalent weight of copper and oxygen? क्या बोल रहा है बेटा? एक ड्राई हाइड्रोजन गैस वॉज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर। कॉपर है ना बेटा? कॉपर ऑक्साइड है ना? तो है कि नहीं? कॉपर ऑक्साइड से कौन सा वाला गैस पास कराया गया? हाइड्रोजन गैस, है ना? यस सर। और इसको बेटा किस में रिड्यूस कर दिया गया? कॉपर में और वाटर में, है ना? यस सर। इस प्रोसेस में कॉपर कितना मिल रहा है आप लोगों को? कॉपर इज 1.26 ग्राम।
और बेटा हाँ वाटर मिल रहा है 0.36 ग्राम, है ना। यस सर। और हम लोगों के पास में जो कॉपर ऑक्साइड था वो कितना था बेटा, वो था 1.58 ग्राम, है ना। तो आप बोल सकते हो बेटा मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना, यस सर। ऑफ ऑक्साइड will be equal to mass of copper upon equivalent weight of copper will be equal to mass of water अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर। upon equivalent weight of water, तो 2 बार सॉल्व करेंगे आंसर, है ना बेटा। आपको कुछ पता नहीं है इसमें से किसी भी चीज का, है ना। आपको ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पता है कि नहीं पता, ये बताओ। इसको मान ले हम लोग x और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर को मान लेते हैं y, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नो नहीं सर। सर। तो यहाँ पे बनेगा हम लोगों के पास, ये बनेगा 1.58 अपॉन x प्लस वाई। यस सर। बेटा ऑक्साइड का कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस, मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अब बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यस सर। मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर कितना होगा, तो बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना माना है हम लोगों ने, x, है ना। तो ये हो जाएगा मास ऑफ कॉपर कितना है 1.26 अपॉन y, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना है 0.36 अपॉन 1 प्लस x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार ये सॉल्व कर लेना, x और y में एक इक्वेशन बन जाएगा। एक बार ये सॉल्व कर लेना, x y में दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करके x निकाल देना, y निकाल देना। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते आप लोग, यस सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ मुझे। हाँ सर। थोड़ा तुमसे अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, लास्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुमसे होना चाहिए। पूरा 2 मिनट का टाइम दूंगा उसको करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। कॉपी करो इसको जल्दी से। कॉपी हुआ क्या। यस सर। हो गया ना कॉपी। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट्स टाइम। करो आप लोग, देखते हैं कौन कौन करते हैं। तो बेटा हुआ क्या, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है तुम लोगों के पास में। विमल आंसर आया तुम्हारा। कर रहा हूँ सर। आशुतोष, आर्यन, कर रहा हूँ सर। करो बेटा। तो 25 सेकंड्स रिमेनिंग, किसी का आंसर नहीं आया अब तक। 2 मिनट का टाइम तुम लोगों को दिया था। पढ़ ही रहे हो क्या क्वेश्चन को अभी तक तुम लोग। रेड हो गया, ये घंटी बजने वाली है। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। हाँ सर 3 रिएक्शन है। तो 3 रिएक्शन होते तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। सर पढ़ना तो पड़ेगा सर। चलो करते बेटा, तुम लोग तो करोगे नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। बेटा पहला रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने 0.13 ग्राम ऑफ कॉपर को AgNO3 के साथ में ट्रीट किया और क्या बना, 0.433 ग्राम ऑफ Ag बना, ये बोल रहे हैं ना। यस सर। बेटा कॉपर का रिएक्शन हम लोग करवाए किसके साथ में, AgNO3 के साथ में।
और कॉपर का जब AgNO से रिएक्शन करवाए तो क्या बना दिया, Ag बना और कुछ और भी बना होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कॉपर कितना था हम लोगों के पास में 0.13 ग्राम और Ag कितना बन रहा है बेटा, दैट इज 0.433 ग्राम, है ना? यस और नो? क्लियर है यस सर। सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे हो रहा है ना? यस सर। दूसरा रिएक्शन क्या कराया गया, 0.13 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट। तुम लोगों को कितना मिला बेटा, इट डिस्प्लेसेस 0.477 ग्राम ऑफ कॉपर। यस और दूसरा रिएक्शन बेटा एल्यूमिनियम का कराया गया, किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में। क्या बनाया बेटा उसने, कॉपर। उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम कितना था बेटा हम लोगों के पास में, 0.13 ग्राम था, और कॉपर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0.477 ग्राम बन रहा है। थर्ड रिएक्शन बेटा 1.17 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस 0.13 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। बेटा क्या किया गया, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया गया एक एसिड के साथ में। जब एसिड से रिएक्शन करवाया तो उसने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम कितना लिया गया था इस रिएक्शन में, 1.17 ग्राम लिया गया था, और जो हाइड्रोजन बना वो कितना बना बेटा, दैट वाज 0.13 ग्राम। यस और नो? पूछ रहे फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉट नोन। इनका आपको अगर पता नहीं है तो फिर हम लोग तीन इक्वेशंस बना सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन से बोल सकता हूँ मास ऑफ कॉपर, अरे बोल सकता हूँ कि नहीं, यस सर। यस सर। mass of copper upon equivalent weight of copper will be equal to mass of Ag upon equivalent weight of Ag। दूसरे वाले इक्वेशन से बोल सकता हूँ mass of aluminium upon equivalent weight of aluminium will be equal to mass of copper upon equivalent weight of copper। तीसरे वाले इक्वेशन से बोल सकता हूँ mass of aluminium upon equivalent weight of aluminium will be equal to mass of hydrogen upon equivalent weight of hydrogen। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके। आपसे पूछा बेटा मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, ये वाला 1.17। यस सर। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा यहाँ पे, 0.1। 0.13 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो 1 होता है। 1। यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर। 0.9 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। आएगा सर। अरे 0.13 है, 1.117 और 13 का डिवाइड हो रहा है, ये समझ लो ना। यस यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यस सर। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। अरे इस रिएक्शन में आपको यहाँ पे मास ऑफ एल्यूमिनियम पता है कि नहीं पता, 0.13 ग्राम, पता है कि नहीं? यस पता है सर। सर। मास ऑफ कॉपर कितना है, कॉपर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.477। यस इक्विवेलेंट सर। ऑफ एल्यूमिनियम पता है 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम अभी कैलकुलेट किया 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? यस सर। कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकाल के, कितना आ जाएगा, नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करना। मुझे बताओ कि यहाँ पे मास ऑफ कॉपर कितना है, 0.13। मास ऑफ Ag कितना है, 0.4। 0.433। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर यहाँ से उठा के यहाँ रख लोगे कि नहीं रख लोगे? यस यस सर। सर। इक्विवेलेंट ऑफ Ag आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag निकालना था, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेंथी था। हाँ सर, वही तो 3 मैं कह स्टेप रहा था आपको सर। उसमें फॉलो करने पड़ते थे, 3 बार कैलकुलेशन करके आप लोग वहां तक जा पाते। ठीक है, हाँ यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ यस गया सर। सर। आ गया सभी को समझ में? हाँ। चलो 2 क्वेश्चंस और हैं अभी, वो 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग उनको नोट कर लो। वैसे ये आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन ये पूरा? यस सर। मतलब 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी और भी हैं। पहला क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ मेटल व्हेन डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट्स टू नाइट्रेट। तो नाइट्रेट was then dissolved to 2.66 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। सर इसमें भी 2 रिएक्शन, 2 वो बनेंगी इक्वेशन। हाँ बेटा एक ही बनेगा, इसमें 2 नहीं बनाने का जरूरत है, आप लोग 2 भी बना के कर लो, 1 बना के कर लो, तुम्हारी मर्जी। एक ही क्वेश्चन था क्या, एक ही क्वेश्चन था, ठीक है ना? ओके सर। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
अरे क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में? एन फैक्टर, एन फैक्टर। ठीक है ना? सर क्लास कब है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्लास मंडे को है ना? थोड़ा एन फैक्टर से एक्चुअल में हम लोग काफी सारी चीजें, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को और आसान करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन फैक्टर, ठीक है ना? क्योंकि टाइट्रेशन का क्वेश्चन हर बार आईआईटी एडवांस पूछता है इस टॉपिक को लेके। आप लोग उठा के देखो, पिछले 6-7 साल का पेपर तो हर साल पूछा है उसने कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको एन फैक्टर निकालना प्रॉपर तरीके से आएगा तो आप लोग टाइट्रेशन कर पाओगे, यानी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो एन फैक्टर क्या होता है, हम लोग क्यों इसको कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझने में कैसे हेल्प करेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग पढ़ो तब तक। आपको शीट मिल गया ना? शीट मिल गया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, आप लोग उसको सॉल्व करोगे, ठीक है?